प्रिय विद्यार्थियों, अपनी भाषा यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के गद्य भाग के पाठ और गद्य साहित्य जो हम पढ़ रहे हैं वो अंतिम पाठ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पाठों की श्रृंखला इस पाठ के साथ ही खत्म हो जाएगी। अंतिम पाठ है जिसका नाम है भारत भी महाशक्ति बन सकता है। लेखक ने बहुत ही सोच समझकर ये शीर्षक दिया है और क्यों दिया है, ये सब कुछ हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। भारत भी महाशक्ति बन सकता है, यानी विश्व का सिरमौर बन सकता है। जो भारत कभी विश्व के लिए सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज पुनः लेखक ने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से ये विचार क्यों दिया है, क्या कारण है और लेखक किस प्रकार इस देश का राष्ट्र उत्थान, इस देश की जागृति के प्रति अपनी भावना प्रकट करता है। तो आइए इस पाठ पर हम चर्चा करते हैं। पाठ का नाम है भारत भी महाशक्ति बन सकता है। लिखने वाले लेखक का नाम है श्रीधर प्राणकर। लेखक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लेखक हैं वो वाणिज्य विषय से शिक्षित थे या उच्च शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने 1986 में, मैंने लिखा भी है, 1986 में उन्होंने शासकीय सेवा भी प्राप्त कर ली थी, जो सेवा की दृष्टि से उच्च सेवा मानी जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद लेखक के आंतरिक मन में कुछ और था। वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे और इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने इस सेवा को छोड़ दिया या सेवा से मुक्त हो गए। तो सबसे पहले लेखक का जो मुख्य गुण था वो है कि उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी गई थी। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं वो राष्ट्र के प्रति जो भावना उससे ओतप्रोत थे। इसके बाद लेखक ने केवल राष्ट्र प्रेम तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा। उन्होंने लोगों को जागृत करने के लिए और देश को जगाने के लिए हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जो विश्व की संस्कृति का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करती थी, उसको भी लोगों तक पुनः पहुंचाने का उनका उद्देश्य था। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी जगाना था, उसका ज्ञान कराना भी था और लोगों में राष्ट्र के प्रति राष्ट्र उत्थान की भावना भी उन्हें जगानी थी, जो इस पाठ में हमें देखने को मिलती है। लेखक को यात्रा का शौक था, इसलिए उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, कुछ देशों की यात्रा की और उन देशों की यात्रा करने के बाद उन्होंने भारतीय समाज में अपनी भारतीय संस्कृति के महत्व को बताया और उसके बाद उसके माध्यम से अपने लेखन के सृजन को भी बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा। ये तो थे लेखक के कुछ गुण। इसके बाद है ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ कैसा है। पहली बात तो ये जो पाठ है ये निबंध तो है, लेकिन निबंध के साथ साथ ये विचारपूर्ण है। विचारपूर्ण का मतलब लेखक ने जो बातें कही हैं वो हम सब भारतीयों का दायित्व है, हमें उनकी कही गई बातें
उनके द्वारा लिखी गई बातें, उनके द्वारा दिए गए तथ्यों पर विचार करना चाहिए। विचार से युक्त ये निबंध है जिस पर हर भारतीय को सोचना चाहिए और अपने जितना भी उसका जो बनता है वो भारत के उत्थान में सहयोग करने की कोशिश करें। अब इस पाठ में जो चर्चा होगी वो लेखक ने बताया है कि राष्ट्र के प्रति निराशा व भ्रम को दूर करना। लेखक को लिखने का उद्देश्य ये था, हर भारतीय में एक निराशा का भाव पैदा हो गया। किसी भी व्यक्ति से पूछा जाता है तो एक ही वाक्य उनके मुख से निकलता है और वो होता है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, इस भारत का कुछ नहीं हो सकता, इस भारत का तो भगवान ही मालिक है। यानी ये जो अंतिम लाइन है वो भारत के लिए नहीं, हम भी जब कोई कार्य करने में असक्षम हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तब उस काम के लिए हमारे मुंह से बरबस से निकल जाता है कि भगवान ही मालिक है, भगवान ही जाने। वही पंक्ति यहाँ लेखक ने भी लिखी है जो उनकी मन की भावना से अपने आप निकल चुकी। इसके बाद लेखक इस चीज से, इस निराशा और भ्रम से चिंतित नहीं है। लेखक ने इसको अपने लेखन के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से कहा कि हमें निराशा को भी दूर करना है और भ्रम को भी दूर करना है। फिर बताया कि लेखक कहता है निराशा को हमें आशा में बदलना है और भ्रम है इसको बदलकर लोगों में उत्साह की भावना पैदा करनी है। ये लेखक का प्रयास है कि जो निराश है उस निराशा को मैं कैसे आशा में बदल सकता हूँ और लोगों के अंदर जो भ्रम है कि अब कुछ नहीं हो सकता उसको भी लोगों के अंदर उत्साह के माध्यम से दूर किया जा सकता है। राष्ट्रीयता का ज्वार पैदा करना, जब तक प्रत्येक भारतीय को भारत क्या है, भारत को किस चीज की आवश्यकता है, भारत को किस प्रकार पुनरुत्थान किया जा सकता है, भारत का सोया हुआ स्वाभिमान कैसे जगाया जा सकता है, यानी एक व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से क्रांति ला सकता है, एक देश को जगा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश की स्वतंत्रता में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले सुभाष चंद्र बोस के पास यही कला थी। वो जब बोलना शुरू करते थे तो उनको सुनने के बाद उनके विचारों से जनता और लोग इतने प्रभावित होते कि वो जहाँ थे वहीं से सुभाष के साथ हो जाते थे। ये उनके विचार थे, ये उनके ओजस्वी भाषण थे, ये उनकी एक तरीके से बोलने की कला थी। और वो लेखक चाहता है कि किस प्रकार लोगों के अंदर राष्ट्र का ज्वार उफान विचार इस प्रकार के भर दिए जाएं कि वो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। इसके बाद लेखक कहता आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान। लेखक ये भी चाहता है कि प्रत्येक भारतीय को अपना सम्मान बचाने के लिए, आत्म स्वयं के लिए आता है, अपना स्वयं का सम्मान बचाने के लिए हमें उनको खड़ा करना होगा। बहुत सारी जनता उस वक्त ऐसे थी जो अनपढ़ थी, निरक्षर थी, अजर थी, उन्हें ज्ञान नहीं था। उनको अपने अंदर की शक्ति का ज्ञान कराना, उनका आत्मसम्मान कि हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, हम किसी के परतंत्र नहीं रहकर हम आज़ाद भी हो सकते हैं और स्वाभिमान, अपना मान भी रखेंगे, स्वयं अपने अंदर जो शक्ति है उसको जगाकर देश के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। ये तो थी लेखक के गुणों की चर्चा और लेखक के संदर्भ में, पाठ के संदर्भ में लेखक के विचार क्या करना चाहते। अब आते हैं मूल पाठ में। इसमें कुछ बिंदु हैं, तो पहले दो बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। पहला है नकारात्मक विचार। लेखक कहता है किसी भी भारतीय से
आम आदमी से पूछा जाता है तो उनके विचार देश के प्रति नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं। वही जो पहली पंक्ति है, किसी भी देशवासी से पूछा जाता है तो वो एक ही बात कहता है, अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता, देश में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, इस भारत देश का भगवान ही मालिक है। ये क्यों कहता है हर आदमी? क्योंकि इस देश के जो कर्णधार है, जिनको के लोगों ने देश का नेतृत्व दे रखा है, उन सब को देखते हुए एक आम आदमी कहता है। तो सबसे पहला है भ्रष्टाचार। आज देश के पतन का सबसे मुख्य कारण है वो है भ्रष्टाचार। यानी किसी भी तरीके से पैसा कमाया जाए, और किसी भी तरीके का मतलब है अनैतिक तरीके से। वो जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों को इस देश को संभालने का दायित्व दिया, जिनको जनता ने सर्वोपरि माना, वही लोग आज सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। हम रोज ये ऐसे अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ऐसे समाचार पढ़ते हैं, आज अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति इतने रुपयों का गबन करते हुए पकड़ा गया, चोरी करते पकड़ा गया, रिश्वत लेते पकड़ा गया। तो लेखक इस भ्रष्टाचार नामक जो शब्द है इससे बड़ा व्यथित है, और ये देश को डुबोने में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। फिर व्यवस्था कमजोर, जिन लोगों को इस देश की व्यवस्था संभालने का काम दिया गया, वो सारे के सारे अव्यवस्था में संलिप्त है। वो चाहते हैं कि अव्यवस्था होगी तो हमारी पूछ होगी, हमारी पूछ होगी तो हम अपनी मनमर्जी से जो चाहते हैं वो कर सकेंगे। नैतिकता का अभाव, जिन लोगों को इस देश के नीति निर्धारक माना गया, जो देश के लिए कानून कायदे बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही लोग आज अनैतिक हो रहे हैं, उन नीति नियमों को तोड़ रहे हैं, उनका पालन नहीं कर रहे। ये भी देश को नकारात्मकता की ओर ले जाता है। इसके बाद देश का सभ्य और उच्च वर्ग जो शिक्षा प्राप्त करके बहुत आगे चले जाते हैं, उन लोगों पर भी लेखक ने कटाक्ष किया है कि उन बड़ी मेहनत के बाद, बड़े परिश्रम के बाद वो ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद जब उन्हें वो दायित्व मिलता है तो वो उससे विमुख हो जाते हैं और सिर्फ स्वार्थ साधने में लग जाते हैं कि मेरे पास कितनी संपत्ति हो सकती है, मैं अपने परिवार के कितने सदस्यों को नौकरी लगा सकता हूँ, कितने लोगों के लिए मैं उनको अच्छा व्यवसाय उपलब्ध करा सकता हूँ। यानी सारा का सारा ध्यान अपने परिवार, अपने निजीपन पर चला जाता है, देश की तरफ उसका ध्यान नहीं है। ये भी देश के लिए एक गिरावट का कारण है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, इन सभी बातों को देखकर एक आम आदमी, एक साधारण व्यक्ति और चिंतित होकर क्या कहता है कि सारी हताशा एवं निराशा में इन बातों को ध्यान में रखते हुए वो कहता है कि अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता, अब इस देश का भगवान ही मालिक है। लेकिन लेखक इस चीज से हताश नहीं है, निराश नहीं है, टूटता नहीं। वो कहता है कि हमें ये सोचना होगा कि क्या क्या देश में क्या क्या हो चुका है, क्या क्या हो रहा है और क्या क्या किया जा सकता है। अगली बात पर हमें सबसे ज्यादा क्या क्या किया जा सकता है। यानी इसका मतलब ये तो नहीं कि इन चुनिंदा लोगों के कारण जो भ्रष्टाचार में हैं, जो अनैतिक हैं, जो स्वार्थी हैं, उनकी तरफ देखकर हम देश को इस स्थिति में छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेखक पुनः चाहता है कि हमें निराशा को छोड़कर आशा के साथ आगे बढ़ना है, उत्साह के साथ काम करना है, समर्पण के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। इसके बाद आते हैं नंबर 2, संसाधन।
लेखक ने जो बातें क्या क्या किया जा सकता है, लेखक कहता है कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वही भारत है, आज वही भूमि है, आज वही संसाधन है। सब कुछ होते हुए भी हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं, क्यों देश में गिरावट आती जा रही है। तो लेखक ने बताया है, श्रीधर प्राड़कर जो राष्ट्र उत्थान के प्रति हमेशा जिज्ञासु रहे हैं, उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है, ये लिखा है भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। एक समय था जब छोटे बड़े का भेद नहीं था, अमीर गरीब का भेद नहीं था, छुआछूत का कोई ज़्यादा असर नहीं था, सब लोगों में बहुत ही सद्व्यवहार के साथ जीवन चला करता था। और इसका परिणाम यह हुआ कि विश्व में सोने की चिड़िया का नाम सुनकर लोग यहाँ देखने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए, और उन्होंने यहाँ आने के बाद देखा कि ये क्या, इस भारत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ उपलब्ध नहीं है। अच्छी भूमि, अच्छे संसाधन, जितने भी प्राकृतिक स्रोत और माध्यम हैं, उनको देखकर और उनका वैभव सुनकर वो बड़े खुश होकर चले तो जाते थे, लेकिन मन में कुछ न कुछ गड़बड़ रहती थी। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें साफ दिखाई देता, लिखा है, मुख्य संदेश होता है हमारा उन ग्रंथों में सुख, शांति, आपूत, वैभव, ये दो जो बिंदु हैं वो विदेशों को आक्रमण करने के लिए, यहाँ आने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे पास इतना धन संपदा थी कि लोग उन्हीं से आकर्षित होकर भारत में आए, और जो भी आक्रमणकारी भारत में आया उसने खूब जाते वक्त खूब लूट कर सोने, चांदी, हीरा जवाहरात सब की खूब लूट कर वो जाते वक्त ले गए। इसमें एक उदाहरण भी है, मोहम्मद गजनवी, जिसने सोमनाथ का जो मंदिर है उससे इतनी बेहिसाब संपदा है, वो जाते वक्त लूट कर ले जाता है, देश को लूटने के बचाता। लेकिन इसके बावजूद लेखक का कहने का मतलब ये सब कुछ ले गए, और ले जाने के बाद भी भारत की जो आर्थिक स्थिति है, भारत की भूमि है, भारत की संपदा है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। लेखक ने ये भी कहा है कि इन सब के बावजूद हमारे देश में लूट भी ले गए। उसके बाद जब हमने परमाणु परीक्षण किया तो जो विकसित राष्ट्र हैं, जिसमें अमेरिका अग्रणी था, उसने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उस प्रतिबंध का क्या परिणाम हुआ, भारत के जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ा और एकदम सामान्य जनजीवन रहा। सब कुछ लूट कर ले गए, प्रतिबंध भी लगा दिए, हमने सब कुछ को सहन किया, लेकिन भारत के जनजीवन या जनमानस पर कोई असर नहीं पड़ा। दूसरी तरफ आप इराक को देखें, इराक पर साल भर का प्रतिबंध लगाते ही और वहाँ भूखमरी की स्थिति हो गई, आमजन है वो पीड़ित हो गया। तो लेखक ये सारी बातें क्यों कहता है कि भारत महान है, महान था और महान रहेगा, क्योंकि उसके पास भूमि व जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें कभी कमी नहीं हो सकती। इसके बाद फिर लेखक कहता है कि हमें जागृत होने की आवश्यकता है, हमें अपने संसाधनों का उचित दोहन करने की आवश्यकता है, उनका उचित तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि हमने हमारी भूमि और हमारे संसाधनों को सही तरीके से काम लिया, सही तरीके से उनका उपयोग किया, तो आज भी हम भारतीय विश्व में अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसे कोई दूसरा देश रोक नहीं सकता। इसलिए हम सभी को लेखक की भावना को जानना होगा। लेखक ने जो अपने विचार प्रकट किए हैं उन सब पर विचार करके हम पुनः इस भारत को उन देशों का जो अपने आप को अग्रणी मानते हैं, जो विश्व के सिरमौर मानते हैं,
उनको हम पछाड़ सकते हैं। और इसके पीछे कारण यही है क्योंकि हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, खनिज हैं, जो भी प्रकृति ने हमें दिए हैं वो हमारे लिए एक आशीर्वाद है, प्रकृति का वरदान है। बस हमें आवश्यकता है हमारे आत्मसम्मान को जगाने की, हमारे स्वाभिमान को जगाने की, हमारे परिश्रम को जगाने की और खुद को जगाने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं, इन बातों को अपने मन में धारण कर लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य निभाता है, अपने उत्तरदायित्व निभाता है, देश के प्रति सजग रहेगा, देश के प्रति कुछ करने को लालायित रहेगा, तो निश्चित रूप से एक दिन ये भारत पुनः विश्व गुरु और अग्रणी देश में शामिल हो जाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। आज हमने पढ़ा, इस पाठ में क्या क्या पढ़ा, लेखक श्रीधर प्राणकर के बारे में जाना और इस पाठ का लेखक का लिखने का उद्देश्य क्या है उन बिंदुओं पर चर्चा की। और उसके बाद मूल जो पाठ है उसमें हमने 2 बिंदुओं पर चर्चा की है। पहला है नकारात्मक विचार और दूसरा है जो संसाधन हैं उनके बारे में। आज का हमारा पाठ है वो मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। इसके बाद बचा हुआ जो भाग है वो हम कल पढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।